नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज आपके लिए मनोविज्ञान का पेपर नंबर 33 लेकर आया हूं। 100 टेस्टों की आपके ये श्रृंखला है जिसमें आज का पेपर नंबर है 33। इसके बाद में 67 टेस्ट अभी और साइकोलॉजी के बाकी है, जो कि रीट पात्रता परीक्षा 2022 थर्ड ग्रेड का मुख्य पेपर, सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्ती और फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती में अब सभी को पता है साइकोलॉजी के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आते हैं, तो सभी के लिए बेहद ही उपयोगी है। चाहे आप रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, या फिर आप थर्ड ग्रेड मुख्य पेपर की तैयारी कर रहे हो, इसमें भी लेवल 1 से हो या लेवल 2 से हो, सेकंड ग्रेड किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो और फर्स्ट ग्रेड में भी किसी भी विषय की तैयारी आप कर रहे हो, सभी के लिए कंपलसरी है साइकोलॉजी के प्रश्न। तो यहाँ पर 30 शानदार प्रश्न देखने वाले हैं साथियों। चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। आपको साइकोलॉजी के साथ में टीचिंग मेथड के भी पूरे 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। आपको हिंदी के भी पूरे 100 टेस्ट करवाए जा रहे हैं। राजस्थान जीके की कक्षा 6 से 12 की किताबों में से 100 तो कला से आपके लिए लगाई जा रही है और 100 ही टेस्ट आपके लिए लाए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें इस चैनल पर निःशुल्क मिल रही है, फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखेंगे। आपके पहला प्रश्न, पूर्वाग्रह की व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति होती है? अभिवृत्ति, असमायोजन, सामाजिक दूरी और विभेद। देखो, हमें शब्दों को समझना होगा। पूर्वाग्रह का मतलब क्या होता है? जो हमारी पहले की ज्ञान की संरचना है, ठीक है, जो हमारा दृष्टिकोण है किसी चीज़ के बारे में, पहले वाला, ठीक है, उसकी व्यवहारात्मक अभिव्यक्ति जो हम करते हैं उसको हम क्या कहते हैं साथियों? विभेद, अंतर करना कहलाता है वो, ठीक है। चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 2 पर। तो चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 2 है, एप पल्स का संबंध किस चिकित्सा विधि से है? गेस्टाल्ट चिकित्सा से, व्यवहार चिकित्सा से, क्लाइंट केंद्रित चिकित्सा से और लोगो चिकित्सा से। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 में आपके जो सही आंसर है, एप पल्स का संबंध किससे है साथियों? गेस्टाल्ट चिकित्सा से है, अंतर्दृष्टि आधारित। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 2 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है? साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, रोर्शा परीक्षण और प्रेक्षण। साथियों, व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि होती है, प्रक्षेपी विधि होती है और अप्रक्षेपी विधियां होती है। यहाँ पर देखिएगा, अगर हम देखें तो साक्षात्कार, स्थिति परक परीक्षण, साक्षात्कार को क्या कहते हैं? इंटरव्यू, सिचुएशनल टेस्ट और प्रेक्षण। प्रेक्षण का मतलब होता है अवलोकन करना, किसी चीज़ को देख करके उसके बारे में डिसीजन देना, प्रेक्षण कहलाता है। और प्रक्षेपण शब्द अलग होता है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। प्रेक्षण का मतलब क्या होता है? अवलोकन करना, देखना, और प्रक्षेपण का मतलब व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके निष्कर्ष निकालना। दोनों चीज़ें अलग अलग ही, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जो व्यवहारात्मक विश्लेषण विधि नहीं है साथियों, रोर्शा क्षय धब्बा परीक्षण जो है ये व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में नहीं आता है। अब ये किस में आता है? तो प्रश्न नंबर 4 में यही आपसे पूछा गया है, इसलिए हम इसका आंसर अभी नहीं देंगे। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 3 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। तो चौथा प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 4 है, रोर्शा क्षय धब्बा परीक्षण निम्न में से किस श्रेणी में रखा जाता है? व्यवहारात्मक विश्लेषण में, प्रक्षेपी तकनीक में, स्व प्रतिवेदन मापक में और स्थिति परक परीक्षण में। साथियों, स्थिति परक परीक्षण तो एक विधि का नाम है, इसमें रोर्शा क्षय धब्बा परीक्षण नहीं रखा जाता है, ये तो विधि है, ठीक है। स्व प्रतिवेदन मापक में क्या होता है? खुद के बारे में खुद से ही पूछा जाता है, ठीक है। और व्यवहारात्मक विश्लेषण विधियों में अभी हमने जैसे साक्षात्कार वगैरह देखा था, तो ये स्थिति परक परीक्षण भी व्यवहारात्मक विश्लेषण है, मतलब व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण करके निष्कर्ष निकाला जाता है। जो रोर्शा क्षय धब्बा परीक्षण है यह आता है प्रक्षेपी तकनीक में। किस में आता है साथियों? प्रक्षेपी तकनीक में आता है। टाइपिंग मिस्टेक है, प्रक्षेपी लिखा था यहाँ पर, ठीक है। प्रक्षेपी तकनीक का मतलब होता है जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करने के लिए सवाल पूछे जाते हैं। तो दूसरा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 4 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। 5वां प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी व्यक्तित्व के स्व प्रतिवेदन मापक है? रोर्शा परीक्षण, TAT, CAT और MMPI। साथियों, स्व प्रतिवेदन मापक का मतलब अभी मैंने बताया था, खुद के बारे में ही पूछकर, ठीक है,
व्यक्ति के व्यवहार का विश्लेषण किया जाता है। अब CAT, रोर्शा परीक्षण, TAT, SCT इत्यादि ये सभी प्रक्षेपी विधियां हैं। कैसी विधियां हैं ये? प्रक्षेपी। लेकिन जो MMPI है ये स्वयं प्रतिवेदन मापक है। किसका उदाहरण है ये? स्वयं प्रतिवेदन मापक का। तो विकल्प नंबर आपका जो 4 है प्रश्न नंबर 5 में, ये आपका सही उत्तर होगा साथियों। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। तो 6ठा प्रश्न देखते हैं। ऐसे व्यक्ति जो एक सेकंड रुकना थोड़ा सा। ऐसे व्यक्ति जो मजबूत पेशीय शरीर वाले, ऊर्जावान एवं साहसी होते हैं कहलाते हैं। गोलाकृतिक व्यक्तित्व, आयताकृतिक व्यक्तित्व, लंबाकृतिक व्यक्तित्व और इनमें से सभी। तो पहली चीज तो ये है गोलाकृतिक, आयताकृतिक, लंबाकृतिक, तीनों ही अलग अलग है ये। अब अलग अलग है तो ये विशेषता तो एक जैसी है, तो एक जैसी विशेषता तीनों में तो नहीं मिल पाएगी। अब यहाँ पर मजबूत पेशीय शरीर वाले मतलब एक तरह से आप कह सकते हो बॉडी बिल्डर टाइप के, ठीक है, खिलाड़ी टाइप के। ऊर्जावान, ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में, आलसपन वगैरह नहीं पाया जाता है। एवं साहसी, तो साथियों ऐसे व्यक्तियों को गोलाकृतिक या लंबाकृतिक नहीं कहते। लंबाकृतिक तो दुबले पतले होते हैं, गोलाकृतिक गोल मटोल होते हैं, और आयताकृतिक कैसे होते हैं? मजबूत पेशीय शरीर वाले, ऊर्जावान और साहसी। तो दूसरा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 6 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 7 पर। सेकंड विकल्प सही है 6ठे प्रश्न में। चलिए 7वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न संख्या 7। किन मनोवैज्ञानिकों ने सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया? सेलोबी एवं मेयर, गिलफोर्ड एवं स्पीयरमैन, सीमेन एवं बिनेट और केटल एवं गार्डनर। दिए गए विकल्पों में से जिनके द्वारा सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया गया उनको आपको नाम बताना है साथियों। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखो, सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन जिनके द्वारा किया गया उनका नाम है सेलोबी एवं मेयर। सेलोबी एवं मेयर के द्वारा ही सांवेगिक बुद्धि का प्रतिपादन किया गया। विकल्प नंबर 1 आपके 7वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। तो चलिए 8वां प्रश्न देखेंगे, आपके प्रश्न नंबर 8 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत सर्वप्रथम कब हुई? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो कोई नहीं वाला विकल्प तो हम यहाँ से हटा देते हैं साथियों। अगर हम देखें बुद्धि परीक्षण की जरूरत सबसे पहले कब हुई थी, तो द्वितीय विश्व युद्ध तो बाद में हुआ था। पहले कौन सा हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध। साथियों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण की जरूरत हुई थी। विकल्प नंबर आपका 1 सही है। और सबसे पहले सामूहिक रूप से बुद्धि परीक्षण अमेरिका में किया गया। कहाँ पर किया गया? अमेरिका में। विकल्प 1 सही है इस प्रकार से 8वें प्रश्न में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 9 पर। तो चलिए 9वां प्रश्न देखेंगे। सामान्य व्यक्ति की बुद्धि लब्धि होती है कितनी? 80, 90, 100 और 120। नॉर्मली हम देखें साथियों 90 वाला जो व्यक्तित्व है, IQ जिसकी 90 है, 80 है, 120 है, तीनों ही सामान्य से या तो कम है या अधिक है। ये थोड़ा प्रखर बुद्धि में आ जाता है, ये थोड़ा मंद टाइप का हो जाता है, ये थोड़ा पिछड़ा टाइप का हो जाता है। लेकिन ये जो 100 IQ वाला जो बालक है ये किसके अंतर्गत आएगा साथियों? ये सामान्य बालक के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? सामान्य बालक। एक सामान्य बालक की औसतन बुद्धि कितनी मानी जाती है? 100 मानी जाती है। विकल्प 3 आपके प्रश्न नंबर 9 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 10 पर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं, आपके प्रश्न नंबर 10। व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में भावों एवं संवेगों को मॉनिटर करने एवं उनमें विभेद करने की क्षमता रखता है। पहला विकल्प है, आपको ये बताना है व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में क्या होता है। दूसरा विकल्प है, शारीरिक गति पर नियंत्रण रखने की क्षमता रखता है, शब्दों की बोध क्षमता रखता है, और इनमें से सभी। तो दिए गए विकल्पों में थोड़ा सा सोच करके, ठीक है, थोड़ा प्रश्न को समझ करके आपको आंसर देना है साथियों। सेल्फ इंटेलिजेंस की बात की जा रही है तो शारीरिक गति तो पेशी कौशल से संबंधित चीज़ है, इसलिए यह आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा नहीं है तो सभी भी नहीं होगा। अब आपके पास पहला और तीसरा विकल्प है। तो शब्दों की बोध क्षमता रखता है या फिर उसके जो भाव है, संवेग है, उनको मॉनिटर करने और उनमें अंतर करने की क्षमता रखता है। यही आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 प्रश्न संख्या 10 में। जो व्यक्ति व्यक्तिगत सेल्फ इंटेलिजेंस में अच्छा हो वो खुद के भावों को कंट्रोल में रख करके और उनको अपने हिसाब से चलाता है साथियों। विकल्प 1 आपके प्रश्न नंबर 10 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं, आपके प्रश्न नंबर 11।
सांकेतिक, आकृतिक, शाब्दिक जैसे शब्द गिलफोर्ड ने किन पदों में शामिल किए हैं? विषय वस्तु में शामिल किए हैं, संक्रिया में शामिल किए हैं और उत्पाद में शामिल किए हैं। पहली तो ये चीज कि गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत दिया? गिलफोर्ड के द्वारा संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत दिया गया साथियों। कौन सा? संक्रिया उत्पाद का सिद्धांत गिलफोर्ड के द्वारा दिया गया। अपने इस सिद्धांत में गिलफोर्ड ने 3 पद बताए। एक तो बताई है विषय वस्तु, एक बताई है संक्रिया और एक बताया है उत्पादन। साथियों यहाँ पर जो सांकेतिक, आकृतिक, शाब्दिक ये चीज़ें जो गिलफोर्ड ने शामिल की है उसको कहा जाता है विषय वस्तु। विषय वस्तु के अंतर्गत सांकेतिक भी विषय वस्तु हो सकती है, आकृतिक भी हो सकती है, शाब्दिक भी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें विषय वस्तु के अंतर्गत आ जाती है। 11वें में आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 को देखेंगे। तो 12वां प्रश्न देखिएगा, ये रहा आपके प्रश्न नंबर 12। पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है बुद्धि की पहचान हेतु, अभिक्षमता की पहचान हेतु, अभिवृत्ति की पहचान हेतु और झूठ की पहचान हेतु। तो देखो पॉलीग्राफ एक टेस्ट होता है साथियों। कई बार पुलिस के द्वारा भी अपराधियों से सच उगलवाने के लिए पॉलीग्राफ उपकरण का प्रयोग किया जाता है। मतलब सच उगलवाने के लिए, व्यक्ति झूठ बोल रहा है तो उसकी पहचान करने के लिए, अर्थात पॉलीग्राफ उपकरण का उपयोग झूठ की पहचान के लिए किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 13 की ओर। तो चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 13। दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोत है, काल्पनिक, संज्ञानात्मक, दोनों और इनमें से कोई भी नहीं। 13वें प्रश्न में कौन सा विकल्प सही है साथियों? देखो दुश्चिंता, हमारे माइंड में कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है, बहुत ज़्यादा टेंशन में, तनाव वगैरह में, चिंता में, कुंठा में, अंतर्द्वंद में, इन चीज़ों से हम घिर जाते हैं। तो कई बार तो वो काल्पनिक होती है, जो वास्तव में चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन हम कल्पना कर करके उस चिंता को बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो दुश्चिंता काल्पनिक रूप से भी उत्पन्न हो सकती है, या संज्ञानात्मक, मतलब जो चीज़ हमें लग रही है कि नहीं यार ऐसा हो रहा है, उससे भी चिंता हमारे माइंड में आ सकती है। तो दुश्चिंता उत्पत्ति के स्रोतों में काल्पनिक स्रोत भी आ जाते हैं और संज्ञानात्मक स्रोत भी आ जाते हैं। यहाँ पर थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 13 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 की ओर। वीडियो अब तो अच्छा लग रहा होगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा साथियों। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 14 को। तो 14वां प्रश्न क्या है आपसे? आपके प्रश्न नंबर 14 है, भय जैसे संवेग उत्पन्न होने पर कौन से अनुभव उत्पन्न नहीं होते? संकट का अनुभव, विपरीत परिस्थितियों का अनुभव, अच्छाइयों का स्रोत और इनमें से कोई भी नहीं। ऐसा है एग्जाम में, मैंने आपको कई बार बता रखा है कि एग्जाम में इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प यूँ मानो 100 में से एक भी राइट नहीं होता है, ये भी मैंने ज़्यादा बता दिया। तो इनमें से कोई नहीं वाले को तो आपको एग्जाम में जो विकल्प आता है उसको हटा देना है साथियों। अब आपके पास कितने विकल्प बचे? 3 विकल्प बच रहे हैं। यहाँ पर हम देखें किसी के एक अंदर यदि भय नामक संवेग उत्पन्न हुआ, भय मतलब डर, किसी चीज़ से कोई डर गया तो उसे लग रहा है कि यार डरने के बाद संकट भी आ सकता है, स्थितियाँ उसके अनुकूल नहीं होती है, लेकिन अच्छाइयों का स्रोत थोड़ी, हाँ डर गया तो मज़ा आ गया मेरे, ऐसे थोड़ी, जो डरता है उसके मज़ा थोड़ी आता है साथियों, अच्छाइयाँ थोड़ी है वो। अतः यहाँ पर भय नामक संवेग या भय जैसे संवेग उत्पन्न होने पर अच्छाइयों का जो स्रोत है उसका अनुभव नहीं होता है। थर्ड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 14 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 15 पर। 15वां प्रश्न है, मस्तिष्क में नॉरपेनेफ्राइन नामक न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है जिसका स्तर उच्च होने पर अत्यधिक खुशी का अनुभव होता है, अत्यधिक विषाद का अनुभव होता है, अत्यधिक भय की अनुभूति होती है और इनमें से सभी। देखो एनसीईआरटी आरबीएससी आधारित प्रश्न है, ऑथेंटिक प्रश्न है साथियों, चीज़ें बिल्कुल क्लियरली है। पिछली रीट में भी यूँ मानिए आप साइकोलॉजी में दोनों ही लेवल में लगभग 25 प्लस प्रश्न डायरेक्टली आपसे पूछे गए थे इन टेस्ट सीरीजों में से, 25 प्लस प्रश्न डायरेक्टली। और हमारे कई ऐसे साथी हैं जिनके 25 प्लस, हजारों में ऐसे साथी है साथियों जिनके 25 प्लस साइकोलॉजी के क्वेश्चन इन टेस्ट सीरीजों से सही हुए थे। तो पात्रता में तो भले आप साइकोलॉजी कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है, साइकोलॉजी हिंदी वगैरह तो आप टेस्ट सीरीज भी अटेंड कर लेते हो तो गारंटी देता हूँ पात्रता में तो आप आराम से पास हो जाओगे, चाहे कहीं से भी मत पढ़ो। लेकिन थर्ड ग्रेड का जो मुख्य पेपर होगा उसमें होगा आपके कंपटीशन, तो कंपटीशन के लिए विशेष तैयारी आपको करनी ही पड़ेगी। साथ में इन टेस्ट सीरीजों को लगातार ज्वाइन करके रखिएगा,
याद रखिएगा 50% सिलेबस पात्रता परीक्षा वाला ही है, इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। साइकोलॉजी है, टीचिंग मेथड है, हिंदी वगैरह है, ये चीज़ें आपके यहाँ पर भी है वहाँ पर भी है, तो थोड़ा समन्वय करके तैयारी करिएगा। प्रश्न नंबर 15 में जो सही उत्तर है, जो मस्तिष्क में फ्राइन नामक जो न्यूरोट्रांसमीटर पाया जाता है साथियों, अगर इसका स्तर उच्च होता है तो व्यक्ति को खुशी का अनुभव होता है, और अगर इसका स्तर कम होता जाता है तो व्यक्ति को मतलब एक तरह से दुख की अनुभूति होती है। विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 15 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 16 पर। तो 16वां प्रश्न, मस्तिष्क का बायां गोलार्ध उत्तरदायी है सकारात्मक संवेगों के लिए, नकारात्मक संवेगों के लिए, दोनों के लिए और इनमें से सभी। साथियों दोनों के लिए तो होगा नहीं, क्योंकि बायां गोलार्ध अलग है और दायां गोलार्ध अलग है। यहाँ पर हम देखें तो बायां गोलार्ध किसके लिए उत्तरदायी होता है, सकारात्मक संवेगों के लिए, और जो दायां गोलार्ध है वो उत्तरदायी होता है नकारात्मक संवेगों के लिए। तो यहाँ विकल्प नंबर आपका 1 सही है प्रश्न नंबर 16 में। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 17 को। तो चलिए 17वां प्रश्न देखते हैं आपके प्रश्न नंबर 17। अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है आवश्यकता, परिणोद, उपलब्धि और प्रोत्साहन। साथियों अभिप्रेरणा के मूल तत्वों की संख्या कितनी होती है, अभिप्रेरणा के मूल तत्वों की कुल संख्या 3 होती है। सबसे पहले आवश्यकता, फिर उसके बाद में परिणोद जिसको हम अंतर्नोद भी कह सकते हैं, और सबसे अंत में आता है प्रोत्साहन या लक्ष्य। क्या आता है, प्रोत्साहन या लक्ष्य। लेकिन उपलब्धि जैसा कोई मूल तत्व अभिप्रेरणा में नहीं पाया जाता है। तो कौन सा विकल्प आपके सही है प्रश्न नंबर 17 में, 17वें पृष्ठ में आपके 3rd विकल्प सही रहेगा साथियों। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न नंबर 18 पर। तो चलिए 18वां प्रश्न देखेंगे। यहाँ उपलब्धि अभिप्रेरणा का मूल तत्व नहीं है। 18वां प्रश्न है आपके, अंग्रेजी भाषा का शब्द मोटिवेशन लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है, मूवियर, मूव, मोटिव और मूवर्स। देखो मोटिवेशन शब्द का मतलब होता है अभिप्रेरणा। क्या होता है, अभिप्रेरणा होता है। अब यहाँ पर अभिप्रेरणा को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोटिवेशन कहते हैं। लेकिन इस मोटिवेशन शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के किस शब्द से हुआ है, प्रश्न नंबर 18 में ये पूछ रहा है। तो आपका सही उत्तर होगा मोटिवेशन शब्द का निर्माण लैटिन भाषा के मूवियर शब्द से हुआ है। किससे हुआ है, मूवियर शब्द से, जो विकल्प नंबर 1 में दे रखा है। तो 18वें में आपके पहला विकल्प सही है। नेक्स्ट देखेंगे साथियों प्रश्न नंबर 19 को। तो ये रहा आपके प्रश्न नंबर 19। शक्ति अभिप्रेरक है सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक और सभी। देखो शक्ति अभिप्रेरक, जिसको उपलब्धि अभिप्रेरक भी आप कह सकते हो साथियों, ये एक प्रकार का सामाजिक अभिप्रेरक है। कैसा अभिप्रेरक है, ये एक प्रकार का सामाजिक अभिप्रेरक है। तो 19वें क्वेश्चन में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 20 पर। तो चलिए 20वां प्रश्न देखेंगे। अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, स्टीवेंसन के द्वारा, मेस्लो के द्वारा, स्किनर के द्वारा और क्रो के द्वारा। साथियों जो अभिप्रेरणा का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है, ये मेस्लो के द्वारा दिया गया। किसके द्वारा दिया गया, मेस्लो के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। और इस सिद्धांत को इन्होंने पदानुक्रम के रूप में व्यवस्थित किया। इस प्रकार से एक पिरामिड बनाया, और उसमें सबसे पहले इन्होंने शारीरिक आवश्यकता बताई, फिर उसके बाद में इन्होंने सुरक्षा की आवश्यकता बताई, सुरक्षा की, उसके बाद में इन्होंने प्रेम की आवश्यकता बताई, उसके बाद में इन्होंने सम्मान की आवश्यकता बताई, और सबसे अंत में इन्होंने आत्मसिद्धि की आवश्यकता बताई। किसकी, आत्मसिद्धि की। इस प्रकार 5 प्रकार की आवश्यकता इन्होंने अपने सिद्धांत में बताई है। और व्यक्ति पहले निचले स्तर की आवश्यकताओं को पूरा करता है और फिर धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता जाता है। कि पहले उसकी शारीरिक आवश्यकता भोजन वगैरह है, रहने के लिए मकान है, पीने के लिए पानी है, इनकी पूर्ति करता है, फिर उनकी सुरक्षा करता है, फिर अगर ये दोनों चीज़ें होती है तो प्रेम की आकांक्षा रखता है दूसरों से, फिर सम्मान की आकांक्षा रखता है, और सबसे अंत में आत्मसिद्धि। तो इस प्रकार ये चीज़ें इन्होंने मेस्लो ने अपने सिद्धांत में बताई है। 20वें प्रश्न में आपके दूसरा विकल्प सही है साथियों। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 21 पर। तो 21वां प्रश्न देखिएगा प्रश्न नंबर 21 को। निम्न में से कौन चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहता है, भाषा, संप्रत्यय, प्रतिमा और प्रतीक। दिए गए विकल्पों में से आपको कौन सा विकल्प सही लग रहा है कि भाई ये चिंतन में हमेशा सम्मिलित नहीं रहता है। साथियों चिंतन में हमेशा प्रतीक तो होता है 101%, संप्रत्यय भी आवश्यक है चिंतन करने के लिए, और प्रतिमा भी आवश्यक है चिंतन करने के लिए।
लेकिन भाषा आवश्यक नहीं मानी जाती है साथियों हर बार। अतः पहला विकल्प आपके प्रश्न नंबर 21 में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 22 पर। तो चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 22। स्वैली चिंतन में अभिव्यक्ति होती है, अभिप्रेरणा की अभिव्यक्ति होती है, भाषा की अभिव्यक्ति होती है, काल्पनिक विचार की अभिव्यक्ति होती है और वास्तविक स्थिति की अभिव्यक्ति होती है। तो देखो, एक तो होता है आपके स्वैली चिंतन और एक होता है आपके वास्तविक चिंतन, दोनों अलग अलग है। स्वैली चिंतन हमारी जो कल्पनाएं हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं, उन पर आधारित है। जैसे कई बार हम बैठे बैठे सोचा करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यार अभी जैसे आईपीएल चल रहा है, तो कई सारे लोग बैठे बैठे क्या सोचते हैं कि यार आईपीएल में ड्रीम 11 पर टीम बनाकर और फर्स्ट रैंक लाकर मैं करोड़पति बन जाऊंगा। करोड़पति बनने के बाद में मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, ऐसी चीज़ें होगी, वैसी चीज़ें होगी, भले कुछ हुआ नहीं हो। तो ये क्या है? काल्पनिक विचार है, एक तरह से स्वैली चिंतन आप इसको कह सकते हो साथियों। विकल्प नंबर आपका जो 3 है, इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 22 में। ठीक है, तीसरा विकल्प आपके 22वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 23 की ओर। तो 23वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा यथार्थवादी चिंतन का उदाहरण नहीं है? अभिसारी चिंतन, सृजनात्मक चिंतन, स्वैली चिंतन और आलोचनात्मक चिंतन। साथियों अगर हम देखें तो यथार्थ लिखा था यार, थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक है। यथार्थवादी का मतलब होता है वास्तविकता पर आधारित जो चिंतन हम करते हैं उसको ही यथार्थवादी चिंतन कहते हैं। और इसके प्रकारों में अभिसारी चिंतन भी होता है, सृजनात्मक चिंतन होता है जिसको हम अपसारी चिंतन के नाम से भी जानते हैं, इसमें आलोचनात्मक चिंतन भी होता है और इसमें एक और प्रकार का होता है सादृश्यवादी चिंतन। ठीक है, ये चारों प्रकार वास्तविक चिंतन पर आधारित है, जबकि जो स्वैली चिंतन है ये कल्पनाओं पर आधारित है। अतः यथार्थवादी चिंतन का कौन सा उदाहरण नहीं है? स्वैली चिंतन। अभी स्वैली चिंतन के बारे में पिछले क्वेश्चन में ही मैंने आपको बता दिया है। 23वें प्रश्न में थर्ड विकल्प सही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 24 पर। तो 24वां प्रश्न। श्याम प्रत्येक वस्तु को उसके गुण दोषों के बारे में चिंतन करने के पश्चात ही खरीदता है। यह उदाहरण है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, स्वैली चिंतन का और आलोचनात्मक चिंतन का। याद रखिएगा, अभी 2 प्रश्नों से स्वैली चिंतन ही चिंतन के प्रश्न हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये। स्वैली चिंतन में कई बार बता चुका हूँ, काल्पनिक विचार आते हैं। अब अपसारी, अभिसारी और आलोचनात्मक। तो ऊपर जो प्रश्न दे रखा है साथियों, गुण दोष, जहां पर भी चिंतन में गुण दोष देखा जाता है उसको ही आलोचनात्मक चिंतन के नाम से जाना जाता है। चौथा विकल्प आपके 24वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 25 पर। तो 25वां प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 25। स्मृति पर प्रथम क्रमबद्ध अध्ययन किसने किया? कोहलर ने, एबिंगहॉस ने, पावलोव ने और स्किनर ने। 25वें प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, जो हमारी स्मृति है इस पर सबसे पहले क्रमबद्ध रूप से अध्ययन जिनके द्वारा किया गया उनका नाम है साथियों एबिंगहॉस। क्या नाम है? एबिंगहॉस। सेकंड विकल्प आपके प्रश्न नंबर 25 में सही है। नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 26 की ओर। तो 26वां प्रश्न देखेंगे। कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए बहुतत्व मॉडल किसने बनाया? मिलर ने, विलियम जेम्स ने, बेडेल ने और लोहेहार्ट ने। साथियों कार्यकारी स्मृति की व्याख्या करने के लिए जो बहुतत्व मॉडल बनाया गया है वो है लोहेहार्ट। किनके द्वारा बनाया गया है? लोहेहार्ट के द्वारा। 26वें प्रश्न में चौथा विकल्प सही है और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको विशेष तौर पर आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 27 पर। तो 27वां प्रश्न। किन ग्रीक दार्शनिकों द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया? जॉन लॉक व लीविनिज, अरस्तू व प्लेटो, विलियम वुंट व टीचनर और थॉर्नडाइक व पावलोव। भाई थॉर्नडाइक और पावलोव तो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक है, इन्होंने तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है साथियों। आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान का जो स्वरूप शुरुआत में था उसमें माना गया था। देखो पहले तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, फिर मन मस्तिष्क का विज्ञान माना गया, मन मस्तिष्क का, फिर चेतना का विज्ञान माना गया और वर्तमान में क्या माना जाता है? मनोविज्ञान क्या है? व्यवहार का विज्ञान है। तो यहाँ पर आत्मा का विज्ञान मतलब सबसे पहले, तो साथियों सबसे पहले यहाँ पर अरस्तू व प्लेटो के द्वारा मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया था। 27वें प्रश्न में दूसरा विकल्प सही है कि मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 28 पर। तो चलिए 28वां प्रश्न देखेंगे क्या पूछ रहा है। मनोविज्ञान के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं है मापन व वर्णन,
व्याख्या, पूर्वानुमान व नियंत्रण और परीक्षण। साथियों 28वें प्रश्न में देखो, मनोविज्ञान के लक्ष्यों की संख्या 3 होती है, कौन कौन सी है देखते हैं। मापन व वर्णन पहला, व्याख्या दूसरा और पूर्वानुमान व नियंत्रण तीसरा। अर्थात यहाँ पर फिर मनोविज्ञान के लक्ष्यों में क्या सम्मिलित नहीं रहेगा साथियों, जो परीक्षण है ये मनोविज्ञान के लक्ष्यों में सम्मिलित नहीं होगा। तो चौथा विकल्प आपके 28वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न नंबर 29 को, जो कि आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा, कम से कम एक लाइक और एक शेयर वीडियो को जरूर करिएगा साथियों। 29वां प्रश्न है, फ्रायड ने मन के किस भाग को सबसे महत्वपूर्ण माना है। चेतन मन को, अचेतन मन को, अर्धचेतन मन को और इनमें से कोई भी नहीं। तो वापिस इनमें से कोई नहीं आ गया, इसको हम हटा देते हैं। सिगमंड फ्रायड जो कि मनोविश्लेषणवादी थे, कौन थे, मनोविश्लेषणवादी थे। इन्होंने मन के 3 प्रकार बताए साथियों, कौन कौन से, एक तो आपके चेतन मन बताया, अचेतन मन बताया और अर्धचेतन मन बताया। इसमें सबसे बड़ा भाग है अचेतन मन, जहाँ पर हमारी दमित इच्छाएं होती है साथियों, जो चीज़ें हम भूल जाते हैं वो कहाँ चली जाती है, अचेतन मन में चली जाती है। इस भाग को ही सिगमंड फ्रायड के द्वारा मन का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। विकल्प नंबर आपका 2 सही है 29वें प्रश्न में। अब आज का अंतिम और 30वां प्रश्न, किसी प्रश्न में अगर कोई त्रुटि नजर आती है तो निश्चित रूप से हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछले वीडियो देखने के लिए लास्ट में आपको यहाँ पर कुछ एक प्लेलिस्ट जैसा दिखेगा, जिसमें पहला वीडियो आपको दिखाया रहेगा और लगभग जो पिछले जितने भी टेस्ट है साइकोलॉजी के, उस पर टच करते ही उसकी प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी साथियों। वहाँ से आप पिछले सारे टेस्ट अटेंड कर सकते हो। तो चलिए देख लेते हैं आज का अंतिम और 30वां प्रश्न। साथियों 30वां प्रश्न है, गेस्टाल्टवाद की स्थापना किसने की। मैक्स वर्दिमर ने, कोहलर ने, कोफका ने और इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम देखें गेस्टाल्टवाद की स्थापना के बारे में साथियों, कोई नहीं को हटा देंगे, हालांकि गेस्टाल्टवादी तीनों ही हैं, लेकिन स्थापना की बात करें साथियों तो गेस्टाल्टवाद की स्थापना मैक्स वर्दिमर के द्वारा की गई थी। विकल्प 1 आपके 30वें प्रश्न में सही है। ये आज का टेस्ट पूरा हुआ, कमेंट करके बताइए 30 में से कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी दोस्तों को दिल से धन्यवाद देता हूँ।